शिक्षण विधियाँ हैं। तो देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए, आप अपने हिसाब से चूज करिए कि क्या परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उनके अभिभावक को सूचित करने से पहले आप क्या करेंगे, कारण जानने की आप में उत्सुकता रहेगी। नॉर्मली कोई भी बच्चा अगर क्लास में देर से आता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्लास टीचर या प्रिंसिपल जो भी रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या रीज़न है कि आप देर आए हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो वर्ल्ड वाइड ट्रू है, आपको पता होगा, सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है किसने? जे ब्रूनर ने, रिस्क ने, किलपैट्रिक ने, रॉबर्ट ग्लेजर ने। तो दो के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है वो किलपैट्रिक साहब ने इसका प्रतिपादन किया है। और इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली में कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक फाइल दी जाती है, उसके हिसाब से वर्क बांटे जाते हैं बच्चों में। जैसे साइंस का कोई विषय चल रहा है, जैसे वृक्ष के बारे में पढ़ाना है, तो क्या है कि कहा जाएगा कि जो वृक्ष के अलग अलग पत्तियों को आप इकट्ठा करिए और उन्हें प्रोजेक्ट फाइल में चिपकाइए। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रोजेक्ट प्रणाली का। मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किया है किसने? बाकर मेहदी ने, ऑसबॉर्न ने, गिलफोर्ट ने, टॉरेंस ने। तो तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टॉरेंस ने मस्तिष्क उद्वेलन तकनीकी का प्रतिपादन किया है। तो देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर क्वेश्चन हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, और शिक्षण संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन है। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है? बिल्कुल नहीं, छात्र को गलत नहीं ठहरा सकते यदि अब वो गलत नहीं है तो। गलत है भी तब भी से जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो बच्चे को गलत नहीं मानती, वो संस्था को गलत मानती है, टीचर को, विधियों को गलत मानती है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। जो आप टैग वर्ड कहते हैं, ये टैग वर्डों में से एक है कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रूल्स में ही रखना है। अगर जब तक क्वेश्चन निगेटिव नहीं पूछता तब तक हम ऑप्शंस में निगेटिव चूज नहीं करेंगे। टालने का प्रयास करेंगे, क्यों? बच्चे का प्रश्न उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्लास में टॉपिक्स। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और उसे अगले दिन बताएंगे। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए दंड देंगे। तो चौथे के सही आंसर आई होप आपने गेस कर लिया होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारे टीचर और हम लोग खुद अपने क्लासों में ऐसा करते हैं। उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न अत्यंत कठिन हो, कि उत्तर न देने पर दंड दिया जाए, छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, छात्रों के स्तर की हो। तो पांचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, अगर अत्यधिक कठिन तो हो नहीं सकता प्रश्न जो हो वो अत्यधिक कठिन न हो, इसलिए हमेशा चाहे हम हैं, आप हैं, सीटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, एक सिलेबस होता है, इसके अंदर में ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक कठिन न हो, जिस सिलेबस से आप पूछ रहे हो उस सिलेबस आप पढ़ा रखे हो बच्चे को। उत्तर न देने पर दंड दिया जाए, दंड देने की बात हमेशा गलत होगी। छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, लेकिन देखिए इससे भी बढ़िया ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, छात्रों के स्तर के हो प्रश्न। अगर क्लास थर्ड में बच्चा है तो क्लास थर्ड के हिसाब से ही प्रश्न हो, ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास थर्ड में हो और हम प्रश्न क्लास 5 से उठा के पूछ रहे हैं। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। अध्यापक को दक्ष होना चाहिए किसमें? एक कौशल में, दो कौशल में, तीन कौशल में, अनेक कौशलों में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक टीचर को 20 बच्चों को किस प्रकार से जो है टीचिंग करानी है, किस प्रकार से उन्हें उनके माइंड को कंट्रोल करना है, चीज़ों को सिखाना है, उसमें आपके पास अनेक कौशल रहेंगे तो आप अपना अच्छा कर पाएंगे एज अ टीचर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, यह सभी। तो यह सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक और विद्यार्थी में क्या संबंध होता है सभी लोगों को पता है। सभी जो स्टूडेंट हैं उनके एक जो होते हैं फेवरेट जो टीचर होते हैं वो हमेशा होते हैं 11 तक। अब ग्रेजुएशन करते हैं तब भी, ग्रेजुएशन में तो बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो फेवरेट होते हैं हमारे, लेकिन इंटर तक बहुत ऐसे टीचर होते हैं, 8 और इंटर तक, जो हमारे फेवरेट होते हैं। तो आप समझ पाएंगे इसको। आगे देखते हैं अगला क्या है।
और हाँ, अगर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही हैं जैसे चिड़ियों की आवाज़ें, तो इधर हैं थोड़ी सी बगीचे में हम, तो आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, लेकिन आई होप आप इसको इग्नोर करेंगे। और कुछ भी आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए यहाँ पे नेगेटिव प्रश्न पूछा है, तो जब नेगेटिव प्रश्न पूछेगा तो नेगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। समानता और अंतर देखने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के लिए के योग्य बनाना। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए जहाँ भी याद करने का और रटने का होगा, ये भी एक कीवर्ड है सीटेट में जो आपको जानना चाहिए। और जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा तो वो टैग वर्ड, कीवर्ड आपके लिए बताए जाएंगे और सभी टीचर बताएंगे। जो भी ऑनलाइन आप पढ़ते हैं या जो भी आप क्लासेस करते हैं तो आपको वहाँ बताया जाएगा। मैं भी उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे, थे 1 हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यही प्रदर्शित नहीं करता है एक समझ के शिक्षण विधि को, क्योंकि याद करना कभी समझ के नहीं, रटने की ज़रूरत जहाँ हो वहाँ समझने की ज़रूरत नहीं होती, हम बस रट लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं और हम लोगों ने भी कई बार किया है। जैसे शिक्षण विधियाँ कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रतिपादित की, ये हमें कहीं ना कहीं रटना ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसका आउटलाइन देखने पर हमें याद हो जाता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन है खेल शिक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रोबेल साहब। ठीक है, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि का भी, शिक्षण विधि का भी प्रयोग किया है। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक और सुकरात। तो 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रोजेक्ट प्रणाली हुआ और प्रयोजना विधि हुआ, ये किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है। तो देखिए प्रयोजना विधि है क्या। प्रयोजना विधि में क्या होता है कि किलपैट्रिक जी कहते हैं प्रयोजना वह प्रक्रिया है जिसमें पूरी तरीके से संलग्न होकर सामाजिक वातावरण में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी कि नई चीज़ों को सीखते हैं। ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, परियोजना वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम बहुत कंसंट्रेट होकर और उसके साथ सामाजिक प्रक्रिया के साथ सामाजिक वातावरण में रहने के साथ साथ हम चीज़ों को सीखते हैं। और किलपैट्रिक जो है कौन है, ये जॉन डेवी के शिष्य हैं। जॉन डेवी के द्वारा कौन सी विधि या कौन सा सिद्धांत लाया गया था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए प्रयोजना विधि में क्या होता है, प्रयोजना विधि में जो है छात्रों के सामने, जो विद्यार्थी हैं उनके सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और वो उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन किसी भी अपने नियम से अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये प्रयोजना विधि है किलपैट्रिक की। और यही सेम टू सेम आपके क्या सूझ का सिद्धांत जो कोहलर साहब ने दिया था, उसमें क्या वो करते हैं कोहलर जी की बनमानुष को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और केला लटका देते हैं और वहाँ पे सूझ का सिद्धांत, अचानक से उसको क्या होता है, अंतर्दृष्टि आती है, उसको अचानक से सूझ आता है कि अगर ये सामने डंडा है उससे मैं लेना चाहूँगा तो किला ले सकता हूँ। तो ये कोहलर जी से और किलपैट्रिक की जो विधि है ये कहीं ना कहीं मैच खाती हैं। आगे देखते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ठीक है, अगर आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस पर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उसमें रुचि नहीं ले पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शिक्षण विधि बदल देंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ रुचिकर बनाएंगे। कक्षा से चले जाएंगे, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करेंगे। तो 11वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल देंगे, क्योंकि टॉपिक्स हम चेंज नहीं कर सकते ना, टॉपिक्स हम नहीं, अब क्लास छोड़कर चला जाना ये तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो शिक्षण विधि बदल कर हम चीज़ों को सिखाएंगे। आगे देखते हैं, सीखने की विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्वावस्था हेतु। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था हेतु सीखने की विधि उपयोगी होती है।
उसके बाद तो जो हम ग्रेजुएशन में होते हैं, हाई स्कूल इंटर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने से किस प्रकार से हमको, नियम तो वही रहेंगे लेकिन सीखने का तरीका हम खुद ढूंढ लेते हैं, किस प्रकार से हमें लर्न करना है, किस प्रकार से चीज़ों को सीखना है। शिक्षण के लिए आवश्यक है शिक्षक, बालक, विषय वस्तु तीनों। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा तीनों। शिक्षण जो है, एजुकेशन तभी तो इम्पॉर्टेंट है जब उस एजुकेशन कराने वाला यानी कि टीचर हो, एजुकेशन सीखने वाला है, किसी भी चीज़ को सीखने वाला यानी कि स्टूडेंट हो, और विषय वस्तु क्या सिखाना है ये हो। तो ये तीनों जो है ये शिक्षण पाठ्य वस्तु की एक अहम पहलू हो जाता है। शिक्षण का संबंध है, शिक्षण का संबंध किससे है? अधिगम से, अभिभावकों से, विद्यालय से, राज्य से। तो 14 या 14 का सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा। अधिगम लर्निंग या सीखने से। शिक्षण का संबंध क्या है? लर्निंग से है, सीखने से है। ठीक है ना। अधिगम का मतलब ये दोनों होता है, इंग्लिश में लर्निंग, हिंदी में सीखना। बच्चे सीखते हैं कल्पना करके, अनुकरण करके, रुचि से, उपयुक्त सभी। तो देखिए 15 के सही आंसर आप देख कर ही पहचान लेंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना करके। हाँ, जब हम जो है बच्चों को कोई चीज़ बताते हैं कि जब चाचा जी आएंगे तो आपको इस तरह से अभिवादन करना है, तो बच्चे इमेजिन कर लेते हैं कि चाचा आएंगे और मुझे इस प्रकार से क्या करना है, चीज़ों को करना है। ठीक है। और अनुकरण करके जब हम बताते हैं कि इस प्रकार से अभिवादन करना, हाथ जोड़ के या पैर जिस तरह से झुक के छू के, तो वो अनुकरण करके। रुचि उनकी रहेगी तभी वो कोई काम सीखेंगे। ये आपके भी अंदर है और एक बालक के अंदर भी होता है। आगे देखते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं विद्यार्थी, शिक्षक, विषय सामग्री, यह सभी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सभी। परियोजना नीति किसने प्रतिपादित की? किलपैट्रिक ने, स्टेवेन ने, हेमंड कार्सी ने, इनमें से कोई नहीं। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किलपैट्रिक ने। परियोजना नीति या प्रयोजना विधि, प्रयोजना नीति, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोजन विधि, ये दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत करिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन में होता है। खासकर ऐसे प्रश्न यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिलहाल सी टेट में भी प्रश्न आते हैं, इनसे संबंधित लेंदी प्रश्न बना के पूछ देता है, तो आप जानते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 के का जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोजना नीति में क्या होता है? प्रयोजना नीति में ये हो जाता है, मैंने तो प्रयोजना नीति बता ही दी। प्रयोजन व प्रक्रिया है जिसमें मैंने इनकी जो किलपैट्रिक साहब ने क्या क्या अपनी बातें रखी थी। ट्यूटोरियल नीति कैसी शिक्षण नीति है? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ट्यूटोरियल नीति जो है वो आपकी ऐसी नीति है जिसमें क्लास में बच्चों के अलग अलग समूह, छोटे छोटे समूह, जैसे 10 बच्चे हैं तो 3-3 बच्चों का समूह बना दीजिए, 20 बच्चे हैं तो 4-4 बच्चों का समूह बना दीजिए, और उसमें आप चीज़ों को समझाइए, सिखाइए। जहाँ पे समस्यात्मक चीज़ें हैं वहाँ पे जाके हर एक समूह में चीज़ों को उपचार करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है बच्चों में, तो सामूहिक हो जाएगा। ट्यूटोरियल नीति जो है सामूहिक नीति है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किस प्रकार से? उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं उद्दीपन परिवर्तन करके आप अपनी कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उच्च स्वर में बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो। श्यामपट्ट पर लिखकर, देखिए चित्र बनाकर भी ये ऑप्शन सही है। कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको ये तीसरा ऑप्शन मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर बच्चा ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो हम उद्दीपन परिवर्तन कर देंगे। कुछ समय के लिए कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। जब बच्चे में रुचि आ जाएगी क्लास में रहने की, तो वो फिर हम जो सिखा रहे हैं पहले वो सिखाएंगे, या फिर कुछ जो बुक्स में है चित्र बनाना भी ऑप्शन है। आपको क्या ऑप्शन सही लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका खुद का जो ऑप्शन चूज़ करने का जो तरीका है वो प्रिफ़र करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, जब सीटेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लेंथी होते हैं और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े से इधर उधर होते हैं, तो वहाँ पे हमें चूज़ करने रहते हैं। तो ये बताइएगा 19 का सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है? 20वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? शिक्षण का पूछा जा रहा है स्तर। परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण, संकलित।
20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 20 का जो सही आंसर होगा दूसरा अंतःक्रियात्मक है। शिक्षण का स्तर जो होता है वो अंतःक्रियात्मक होता है। जब तक बच्चा नहीं चाहेगा, रुचि नहीं लेगा, तब तक चीज़ें नहीं सीख सकता। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो देखिए 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो 21 का आंसर है वो आपका हो जाता है दूसरा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा ज्ञान छात्रों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ये एक शिक्षण को परिभाषित करने वाला वाक्य है। तो 21 का जो सही आंसर है वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को सभी कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्लासेस होती हैं, इसकी वजह से कुछ किताबें सीखते हैं, कुछ समाज से हम सीखते हैं। कहते हैं ना, एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि जितना ज़िंदगी सिखा देती है किताबों से उतना कम सीखते हैं। तो ये सारी बातें हैं। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो एक शिक्षक को जो है सिखाने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में देखा जाता है। आप गाइड कर सकते हैं बच्चों को, एक गाइडेंस दे सकते हैं, अपनी गाइडेंस में इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को किस विधि से सिखाना है ताकि बच्चा सीख सकता है। तो आप सुलभ करता है और कुछ नहीं इसके अलावा। आगे देखते हैं, शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट, डाल्टन। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्कहर्स्ट। आगे देखते हैं, शिक्षण विधि का विकास। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा, परिचर्चा मतलब कम्युनिकेशन करके, बात से एक दूसरे से चर्चाएं करके,